Hi everyone, you all are welcome to Career Gateway YouTube channel. DSSBPRT सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। रीजनिंग का पार्ट करने के बाद आज हम 24 मार्च 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का कौन सा पार्ट करने वाले हैं? हम करने वाले हैं मैथ्स का पार्ट। ठीक है, देखो आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके। यार इतनी सी मेहनत आप भी कर सकते हो कि आप अपने साथियों को ये चैनल के बारे में बताओ, उनको बताओ कि हमारी जो फील्ड है, हमारा जो एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो आप जब तक ये चीज़ अपने दोस्तों में नहीं फैलाओगे तब तक मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? देखो, आई एम नॉट आस्किंग फ्रॉम यू एनी फ़ी। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फीस दे के कोचिंग जाते भी नहीं हैं, जाते हैं तो वहाँ अटेंटिवली नहीं बैठते, उनकी क्लास मिस होगी तो फिर वो उसको दोबारा रिकवर नहीं कर पाते। अरे इतना सारा फैसिलिटी यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो आपको इतना तो है ही कि आप मैं इतना सही आपसे डिमांड कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको प्रोपेगेट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आज हम मैथ्स करने वाले हैं, मैथ्स का पार्ट। लास्ट वीडियो आई होप आपने देखी होगी, रीजनिंग का पार्ट जो था हमारा। देखो मैथ्स का पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, और जो अब की बार एग्ज़ाम बनने वाला बिल्कुल सेम पैटर्न पे बनेगा, ये आप देख लेना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपका जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन रीजनिंग और मैथ्स आप सिर्फ यही क्वेश्चन पेपर करके सोल्व करके चले जाएंगे, हमारे साथ साथ चलेंगे, उतना ही काफ़ी है। ठीक है, देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कैसे होगा? 24 डिवाइड बाई 4 गुना 5। आपको पता है बोर्ड मास रूल से हम पहले डिवीज़न करते हैं, तो मैंने डिवीज़न पहले कर लिया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किया, माइनस फिर मल्टीप्लिकेशन है तो 8 तिया 24 प्लस 5, 4 6 का 24, 6 पंजा 30, 30 में से 24 गया 6 और प्लस 5 कितना हो गया 11। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। कोई आपको बोले कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है, आपको इतना टाइम देना है, बिल्कुल भी नहीं। इतने बेसिक से सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/3 है। एक चौड़ाई मतलब भाई विड्थ या ब्रेड्थ बोलो, ब्रेड्थ जो है वो लंबाई की 1/3 है। लंबाई की 1/3 है क्या? ब्रेड्थ। तो हम इसको ये नहीं बोल सकते लेंथ इज 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ। अब आयत मतलब रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना दिया है? एरिया क्या होता है? एल बी होता है, वो दिया है 1875। अब एल की वैल्यू 3b पुट कर दूँ मैं तो 3b² 1875 नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा। तो 3 से मैं डिवाइड कर दिया, 3 6 का 18, 3 दूनी अच्छा 625, 25 या 75। अब b² 625 है तो b ओनली 25 नहीं हो जाएगा? और ब्रेड्थ अगर 25 है तो मैं बात करूँ एल बी का 3 टाइम्स है तो 75 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है? लंबाई और चौड़ाई का सम पूछा है, तो इनको जोड़ लो, कितना 100 सेंटीमीटर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। डोंट बी अफ्रेड ऑफ क्वेश्चंस कि क्या आ जाएगा एग्जाम में। और देखो कोई मुश्किल आएगा तो आप उतना लेवल का कवर कर भी नहीं सकते दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ। इसीलिए बी पेशेंट और जितना मैं बता रहा हूँ उतना करिए और भरोसा रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अरे ये रीजनिंग की तरह कुछ वैल्यूज़ गायब हैं, इसलिए हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक गांव में टोटल पॉपुलेशन के 40% लोग एजुकेटेड हैं, ठीक है, और बाकी अनएजुकेटेड हैं। 40% एजुकेटेड हैं और 60% फिर कितने बच गए जो अनएजुकेटेड हो, मतलब 60% बच गए। तो 4 और 6 की रेशो में है। ओके, यदि अशिक्षित मीन्स अनएजुकेटेड लोगों की संख्या 360 है तो हमें गांव की कुल जनसंख्या देखनी है। गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 10। 4 और 6 कितनी होगी? 10। तो 6 की वैल्यू अगर 360 है तो
60 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 360 होगा, तो इधर भी फिर हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 600। टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी 600। द टेबल गिवन बिलो, अरे टेबल तो है ही नहीं यार, ये कैसा पेपर डाउनलोड हो रहा है यार। यदि एक संख्या 982y5 9 से कंप्लीट डिविजिबल है तो y का मान बताओ। मैंने पहले भी बताया है, जब 9 से कंप्लीट डिविजिबल है तो हम उसका डिजिटल सम देखेंगे और जो है काटते चले जाएंगे। 9 जितना भी 9 बन रहा है, 9 तो मैंने डायरेक्ट काट दिया। अब बच गया 8, 2 10 और 5 15, 15 प्लस y कितना हो कि जो ये टोटल डिजिटल सम हो 9 से डिवाइड हो जाए, मिनिमम से मिनिमम, वो है 3 है। अगर y को अगर मैं 3 रख दूं तो कितना हो जाएगा 18 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, बिल्कुल है, इसलिए y की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, ये पिछली वीडियोस में कराया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ऐसे ही इस बार रिपीट होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। दो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, प्राइम नंबर्स। x और y का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, एलसीएम बताना है। सिंपल सी बात, अगर मान लो एक प्राइम नंबर 3 है, एक 5 है, अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका एलसीएम क्या होगा तो आप डेफिनेटली ये बोलेंगे कि भाई 3 और 5 को गुना कर दो, क्योंकि इसमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं, कॉमन कुछ नहीं है। तो ऐसे ही ये x और ये y है, तो मैं इसका एलसीएम पूछूंगा, क्या बोलोगे, एक्स वाई। एक पुरुष 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुबह पूर्वाह्न मतलब AM 11 बजे पर बिंदु P से दौड़ना शुरू करता है। ठीक है, वह 2 घंटे दौड़ता है और फिर 1 घंटे आराम करता है। ओके, वह ऐसा तब तक करता रहता है जब तक वह एक दूसरे पुरुष द्वारा पकड़ा नहीं जाता। जो दूसरा पुरुष क्या करता है, 2 बजे अपराह्न मतलब 2 PM दोपहर में P बिंदु से दौड़ना शुरू करता है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहले व्यक्ति की तरफ बिना रुके, वो रुकता है 1 घंटा, आराम करता है और ये बिना रुके दौड़ता है। पहला पुरुष किस समय पर पकड़ा जाएगा। देखो, एक तरीके से सिमिलर सा ही है वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी, बस इसमें ये है कि जो आगे दौड़ रहा है, जो पहले बार चल रहा है, वो उसको हम खरगोश बोलेंगे, लेकिन उसकी स्पीड कम है। बाद में जो कछुआ चलता है उसकी स्पीड यहाँ ज़्यादा है, तो रेलेवेंट नहीं बैठेगा। बट देखो हम करेंगे कैसे, एक P पॉइंट है। ओके, ए बंदा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, कितने बजे भाई, 11 AM। वो कितने घंटे, 2 बजे तक अकेला ही दौड़ता रहा, 2 बजे तक। भाई वो 2 बजे कहाँ पहुँच गया, 2 PM पे ए पहुँच गया यहाँ। अब कितने घंटे हो गए 2 बजे तक, 11 AM और 2 PM में 3 घंटे। तो वो उसमें ये बोला है कि 2 घंटे तो वो दौड़ता है, 20 की स्पीड से अगर 2 घंटे दौड़ेगा तो कितना होगा 40 किलोमीटर। तीसरे घंटे वो आराम करता है। तो भाई अब यहाँ पे 40 किलोमीटर के बाद ये 1 बजे यहाँ पहुँच गया, फिर 1 घंटे आराम किया तो 2 यहीं बच गए उसको, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ 40। फिर अब आता है भाई बी बंदा है कोई, बी आया, बी 25 की स्पीड से 2 PM पे यहाँ से दौड़ना शुरू किया, तब तक ए पहुँच चुका था यहाँ। ठीक है, अब अगले 3 घंटे में कितना चलेगा ए, 40 किलोमीटर। चल तो वो 2 घंटे में ही लेगा, लेकिन तीसरे घंटे वो आराम भी तो करेगा, तो 40 किलोमीटर और चलेगा वो। अब यहाँ जब ये था तब बी ने दौड़ना शुरू किया, अब अगले 3 घंटे में बी कहाँ पहुँच गया, ये 40 और 40 80 किलोमीटर हो गया, बी यहाँ कहीं आसपास पहुँच गया 75 किलोमीटर 3 घंटे में, क्योंकि ये नॉन स्टॉप दौड़ रहा है। ये 80 किलोमीटर चल चुका, 40 और 40 80, ये 75। तो अब जो 5 किलोमीटर का गैप बना है, उसके बाद 1 घंटा और ए दौड़ा और 1 घंटे में वो चला 20 किलोमीटर। अब गैप कितना है, गैप है 25 किलोमीटर, और 3 घंटे के बाद जब चौथे घंटे में बी दौड़ा तो उसने कितना कवर किया 25 किलोमीटर। इट मीन्स बी ने यहाँ पे ए को पकड़ लिया है। अब हमें टाइम काउंट करना है कि कितना,
देखो 3 घंटे यहाँ सॉरी यहाँ नहीं, 2 से चालू किया था, 2 PM से इसने चालू किया, 3 घंटे यहाँ लगे उसको, 2 बजे से 3 घंटे यहाँ लगे और 1 घंटा यहाँ लगा, टोटल घंटे लगे 4। दोपहर में 2 बजे से दौड़ना शुरू किया था, 4 घंटे और जोड़ लो तो शाम के 6 बज गए, 6 बजे उसने धर पकड़ा ए को। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्टली कर सकते थे लेकिन ये बीच में आराम कर रहा है, इसीलिए हम इसको पार्ट्स में कर रहे हैं ताकि गलती होने के चांसेस कम से कम रहें। और इसको ऐसे करोगे तो बेस्ट तरीका है, ये बेस्ट सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक शंकु के आधार की त्रिज्या, रेडियस दी हुई है भाई 14 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 48 सेंटीमीटर। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन वो होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि बेस का एरिया, पाई आर एल उसके जो सरफेस है, जो कॉनिकल सरफेस है उसका एरिया। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा पाई आर प्लस एल, ये आपका कॉनिक का टोटल सरफेस एरिया। इसमें हमें ज़रूरत है एल मतलब स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे, देखो मैं समझा देता हूँ। ये होती है हाइट, ये होती है रेडियस और ये होती है स्लैंट हाइट, जिसको हम एल बोल रहे हैं। यहाँ पे एच, अभी एक ट्राइंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आर दिया है 14, हाइट दी है 48। अब हमें बताना है एल कितना होगा। अब एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैंने इसको 2 से काट के मन ही मन काट के रख लिया है, फिर ऐसे रख लिया कि हाँ ये 24 है, ये 7 है। अब देखो 14 और 48 का आपको ट्रिपलेट के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, लेकिन आपको इसकी जानकारी ज़रूर होगी 7 और 24 वाले की। अगर हाइट 7 है, बेस ना हाइट 24 है, बेस 7 है, तो आपकी जो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 7, 24, 25 का एक ट्रिपलेट होता है। अब हमने इनको 2 से डिवाइड करके मन ही मन रखा था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इट मीन्स स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एल की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। मैं अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो ये हो गया 22/7, पाई की वैल्यू आर है अपनी 14, फिर 14 प्लस 50 जो कि होगी 64। अब मैं इसको काट के 64 लिख दूं, 64, 7 से ये गया 2। अब अपनी जो पूरा काटने की और मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन है। ये लिखा है कि इस शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है एक वर्ग मतलब एक स्क्वायर के एरिया के 11 गुना है। अब देख रहे हो ये जो TSA है ये 11 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर बाई जो उसकी साइड मान लो A है तो A स्क्वायर हो गया, ऐसे है ये। अब 22 गुना 2 गुना 64 हमारा आया था इज इक्वल टू 11A स्क्वायर। 11 से डिवाइड कर दिया 2। अब A कितना आ गया? A आ गया हमारा यहाँ पे 1, 2 यहाँ से उठा लिया और 8 यहाँ से उठा लिया, 8 दूनी 16, 16 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, वर्ग मतलब स्क्वायर की साइड क्या है, दैट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर 16 सेंटीमीटर एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर हमारी आंसर है। नीचे दिए गया दंड चित्र है ही नहीं, छोड़ दीजिए। एक मेज को 45% की छूट पर बेचा जाता है। यदि मेज का अंकित मूल्य, इसको क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस 8800 रुपये है, तो मेज का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस SP क्या होगा? अब सिंपल सी बात है कि भाई डिस्काउंट है, जो छूट है वो डिस्काउंट कितना है 45%, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है 8800 रुपये का जो मार्क्ड प्राइस है उस पर अगर 45% की छूट है मतलब डिस्काउंट है, तो एक्चुअल में जो सेलिंग प्राइस होगा वो इतने का MP का कितना परसेंट होगा 55%, क्योंकि टोटल 100% है ये, उसमें से 45% की डिस्काउंट है तो 55% ही तो बचा। 55% को मैंने ऐसे लिख लिया। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो गई। 88 और 55 की मैं अगर गुणा कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो 2 बार 11
शामिल है, तो आप चाहें तो इनको ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं। जो 11 से डिवाइड होगा वो आपका आंसर है। ठीक है, एक बार 11 से करके देख लेते हैं। 11 चौक 44, 11 चौक 44 पहले वाला डिवाइड हो रहा है, दूसरे वाला 11 चौक 44 और 64 नहीं हो रहा। 11 चौक 44 66, 11 छीका 66, 11 चौक 44, 11 छीका 66, ये हो गया। 11 चौक 44 और 46, ये नहीं हो रहा। अब दो ऐसी संख्याएं बच गई जो एक बार 11 से डिवाइड हो रही हैं, लेकिन इसमें भी तो 11 है, 88 में 11 तो 55 में भी 11 है। तो ये ही एक ऐसा ऑप्शन है जो दोबारा भी 11 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं है। तो आप ऐसे भी करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो सबसे सिंपलेस्ट वे है नॉर्मल अपना मल्टीप्लिकेशन करो, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। ये दोनों तरीके बताए हैं जो आपको हेल्प करेंगे, जो भी याद आ जाएगा वैसे आप कर सकते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है इसलिए छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 15% की वार्षिक दर से 12 वर्ष तथा 13 वर्ष के साधारण ब्याज के मध्य अंतर 75 रुपये है। राशि क्या है? जो साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि साधारण ब्याज को कितने भी साल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रखो वो चेंज नहीं होता। अब ये 12 साल और 13 साल है, उसमें वो कितने भी साल, किसी भी पर्टिकुलर साल का, किसी भी पर्टिकुलर ईयर का SI देखोगे वो सेम ही मिलेगा। जैसे यहाँ दे रखा है कि 12 साल और 13 साल का जो डिफरेंस है वो 75 है। इट मीन्स पहले साल भी 75, दूसरे भी, तीसरे भी, हर साल जो SI हो 75 ही रहेगा। तो इससे हमें क्या आइडिया हुआ कि जो SI है वो है 75। प्रिंसिपल हमने निकालना है, रेट हमें 15% दी है और 1 साल का है वही जो भी इंटरेस्ट है। ठीक, 75 डिवाइड बाई 100, 15 पंजा 75 और P आ गया 500 रुपये। इसमें समझाने वाली बात यही थी कि SI हर साल के लिए सेम होता है। राम को अपनी साइकिल 7744 रुपये में बेचने पर 12% की हानि हुई। यदि वह इसे 9000 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब उसने इतने में बेची, अब खरीदी खरादी से कोई मतलब नहीं है, हम सीधा बेचने पे बात चल रही है। उसको 7744 रुपये में बेचने पर 12% की हानि हुई, तो वो एक्चुअल में जो 7744 है वो वैल्यू कितनी परसेंट हुई? 88%। ठीक है ना, 88% हुई। अब हमें बताना है, अब मान लो 100% उसका प्राइस था, जो भी था वो अभी हमें निकालना है, या निकालना नहीं है, वो दामी लाभ प्रतिशत बताना चलो, लेकिन ये मान के चलो 100% उसका प्राइस था। जब उसने 7744 में बेचा तो 12% का लॉस हुआ। इट मीन्स 88% की वैल्यू 7744 हुई, या फिर ये कह सकते हैं 7744 की वैल्यू 88% हुई। अब हमें बताना है 9000 की वैल्यू क्या होगी, तो 88 डिवाइड बाई 7744 गुना बाई 9000। 11 8 88, 11 7 77, 11 चौक 44 और 8 8 64, 8 8 64, 8 से 8 11 और 8 एकम 8, 8 एकम 8 20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 1125 बटे 11। अब देख लेते हैं, 11 एकम 11, फिर ना जाने की 0, 25 हो गया, 11 दूनी 22, फिर 3 बच गया 30, 11 दूनी 22, फिर 8 बच गया 80, 11 77, आगे ऐसे चलता रहेगा। अब कितना परसेंट आया? 102.27%। अब 100% उसकी वैल्यू थी, प्राइस था, और बेचा 9000 में बेचता है तो वो कितने परसेंट में बिका? 102.27 या 27 कह लो। तो जो लाभ हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? ये आपका हुआ 2.27%। ये है 2.27%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना है। एक स्कूटर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 32 घंटे तक चलता है, तो उसने कितनी दूरी तय करी? मैंने बताया है कि जब
किलोमीटर पर सेकंड से ना किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। लेकिन इसका उल्टा करूँगा मैं तो कितना मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल सी बात है। तो 10 को मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 32 घंटे चला है तो हम सीधा डिस्टेंस बता देंगे। 18 दूनी 36, 36 और 32 की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1152 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। ये आपका फर्स्ट आंसर। DEF एक कार को 7220 रुपये में किराए पर लेते हैं। भाई 3 दोस्त हैं, घूमने चले गए, एक कार हायर कर ली जिसका किराया था 7220 रुपये। अब डी ने क्या है कि 7 घंटे उसका प्रयोग करा। भाई मैं अपना अलग घूमने जाऊंगा, मैं आज गाड़ी लेके जाऊंगा, 7 घंटे उसने प्रयोग करा डी ने। ऐसे लिख लेते हैं, चलो। डी ने 7 घंटे प्रयोग करा, ई ने 5 घंटे प्रयोग करा और एफ घूमा भाई 8 घंटे। अब एक बात बताओ, जिसने गाड़ी के जितने मज़े लिए, जितनी देर गाड़ी चलाई, ड्राइविंग की, वो उतना ही तो किराया भरेगा। अब ई बोलेगा मैंने तो 5 ही घंटे चलाई है, मैं इतना ज़्यादा किराया क्यों दूँ, मतलब 5 घंटे के हिसाब से दूंगा। तो ये सब ऑब्वियसली यही तो बात होती है। आप भी घूमने जाओगे तो आपको भी यही पता रहेगा। तो टोटल उन्होंने कितना घंटे यूज़ करी, 7 और 5 12 और 8 20 घंटे, 20 घंटे उन्होंने यूज़ किया। उसका किराया था 7220 रुपये। अब हमसे पूछा है ई का हिस्सा क्या होगा। ई ने कितने घंटे चलाई, 5 घंटे, तो 7220/20 गुना 5, 5 चौका 20, 4 18, 4 पंजे 20, 1805 रुपये। देखो ये रहा 1805 रुपये। पी की आय क्यू की आय से 20% अधिक है, ठीक है। क्यू की आय आर से 30% अधिक है। पी की आय आर की आय से कितनी परसेंट अधिक है, कितनी प्रतिशत अधिक है। देखो ऐसे केस में एक को हमें बेस बना के चलना पड़ेगा, उसको हम 100 मान लेंगे, उसके बेसिस पे हम दूसरे को उसकी वैल्यू निकालते रहेंगे। अब यहाँ पे बेस किसको बनाएं, क्योंकि एक पूरी लाइन बन रही है, आर के ऊपर क्यू डिपेंड है और क्यू के ऊपर पी डिपेंड है। इसीलिए सबसे बेसिक जो जिसको बेस बनाएंगे वो हम आर को बना सकते हैं, क्योंकि बाकी 2 लोग उस पर डिपेंडेंट हैं। अब मैंने मान लिया पी, क्यू और आर। आर को मैंने मान लिया कि भाई ये 100% है, ठीक। क्यू आर की आय से 30% अधिक है, तो भाई इसका 30% अधिक कितना होगा, 130। ये 30% अधिक है भाई। और आगे की बात करूं तो P की आय Q की आय से 20% अधिक है। अगर मैं इसका 20% अधिक लूं तो 13 का 130 का 120% निकाल लो। सीधा मैंने ज़्यादा ही निकाल लिया, नहीं तो पहले 20% निकाल लो, जोड़ लो इसमें 20% निकालो। चलो 13 दूनी 26, इसमें 26 जोड़ लो, 130 में 26 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 156। ऐसे कर लो। चलो कैलकुलेशन को इजी बना के रखें, हम 20% निकाल के जोड़ लिया, सिंपल सी कैलकुलेशन अपनी होगी। अब हमें बताना है कि P की आय R की आय से कितना अधिक है। R की आय 100% है, P की 156% है, तो सीधा सीधा पता चल गया कि 56% उसकी आय R से ज़्यादा है। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अनुक्रमानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़े में टूट गया। भाई 3 टुकड़े में टूट गया, देख लो कितनी बड़ी नुकसान की बात है। अब वो पता नहीं चल रहा है यहाँ पे नुकसान की बात, कितनी बड़ी नुकसान की बात है। अब जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब पता चलेगा कितना नुकसान हो गया। ये तो बहुत भारी नुकसान हो गया। तो इन 3 टुकड़ों में भार का अनुपात 4:3:2 है। 4:3:2 है, ठीक। टोटल अगर हम देखें भाई, जो वेट है वो टोटल वेट कितना बना, 4 3 7 तो 2 9 बना टोटल वेट। लेकिन अगर हम उसके प्राइस की बात करें, मूल्य जो प्राइस है वो इसके भार के वर्ग मतलब स्क्वायर का समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। तो 4 का स्क्वायर में प्राइस की बात करूं, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और इधर 9 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और ये हो गया 81। मतलब जो प्राइस है टूटे हुए हीरे का वो है 16 और 9 25 और 4 29।
लेकिन अगर वो पूरा एक कंप्लीट हीरा रहता तो उसकी वैल्यू कितनी होती? 81। अब ऐसे में डिफरेंस कितना आया? यहाँ पे ऐसा नहीं करता, नहीं दूसरा क्वेश्चन छुप जाएगा। अच्छा, डिफरेंस कितना आया? 11 में से 9 गया 2, दूसरे पेन से 11 में से 9 गया 2, यहाँ इससे 11 में से 9 गया 2 और 7 में से 2 गया 5, ठीक है 52 का डिफरेंस आया। देख लो कितना डिफरेंस आ गया टूटने पे। अब उसे 18,720 रुपये की हानि हुई। अब यही तो है जो लॉस हुआ, यही तो है वो लॉस होने के बाद इतना है था, उससे पहले इतना था, तो लॉस कितने का? 52 का। और हमें 52 की वैल्यू कितनी दी है? 18,720 रुपये। हमें बताना क्या है, हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था? वास्तविक मूल्य आपका 81 रुपये तो था। अब इसमें आप देख लो 13 चौका 52, 13 एकम 13 और 5 18 57, 13 चौके 52, 13 चौके 52, ठीक है। 4 से फिर चला जाएगा ये, 4 तिया 12, 4 छिका 24, ये आ गया 36 की और 81 की गुणा करोगे तो आखिरी में अब ये 60 आएगा, 2 में 60 मल्टीप्लाई करोगे आपका ये आ जाएगा 29,160 रुपये। बहुत ही आसान। जे अकेले एक कार्य को, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जे अकेले एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, 40 दिन में 40 डेज के अकेले उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। अगर दोनों साथ मिलके कार्य करना शुरू करें, उन्होंने काम करना शुरू किया परंतु के कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले ही छोड़कर चला गया, साथ छोड़ दिया अपने दोस्त का, कहीं और काम मिल गया होगा। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ होगा? अब देखो टोटल काम है, हमने इनका एलसीएम ले लिया, टोटल काम है 120, इसकी एफिशिएंसी निकल के आई भाई 3, इसकी एफिशिएंसी निकल, अरे प्लस, चल प्लस लिखने की ज़रूरत है नहीं, इसकी एफिशिएंसी आई 2। अब के कम एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा था, उसको लगा कि भाई यहाँ तो लेट बनेगा काम मेरे से और पैसे भी कम हैं, दूसरी जगह उसको 5 दिन पहले काम मिल गया। तो अब 2 हिस्सों में काम हुआ, एक हिस्से में तो जे और के ने मिलके काम किया और एक हिस्से में सिर्फ जे ने काम किया। क्यों? के तो 5 दिन छोड़ के चला गया 5 दिन पहले, मतलब मानो यहाँ काम खत्म हो गया। 5 दिन के लिए सिर्फ अकेले जे ने काम किया, तो 5 दिन में जे ने कितना काम किया होगा? उसकी एफिशिएंसी 3 है, तो 3 के हिसाब से उसने भाई 15 काम किया होगा। और काम करना कितना था? 120, तो 15 काम सिर्फ जे कर चुका लास्ट के 5 दिन में, तो 105 काम पहले दोनों ने मिलके किया होगा। हमें पता चल गया, पहले नहीं पता था। 105 काम किया और एफिशिएंसी दोनों की कितनी थी? 3 और 2 5, दोनों की एफिशिएंसी मिलके 5, तो कितना टाइम लगा? 21 दिन यहाँ लगे। तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ? 21 दिन यहाँ लगे, 5 दिन यहाँ लगे, भाई टोटल काम कितना हुआ दिन में? हुआ 26 दिन में। ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए रेखाचित्र तो दोस्तों गायब है, हम नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन कोई बात नहीं, हमने जितने क्वेश्चन किए वो बहुत अच्छे से किए। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।